आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी रीडिंग के लिए, कुछ केसेस थे अपेंडिक्स 1 में से। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपेंडिक्स 1 की रीडिंग की है, जो रीडिंग करके? शाबाश। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम 3 कंसेप्ट स्टडी करेंगे। एक एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर हमें किसी एथिकल सिचुएशन को फेस करना पड़े हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। फिर इसके बाद जो लिस्ट आपको दी गई थी रीडिंग करने के लिए, वो लिस्ट डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि रह गई थी, आपको रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे नहीं दी गई थी आज क्लास में, वो भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा अपेंडिक्स 1 कंप्लीट हो जाए। इसके बाद होम असाइनमेंट के तौर पे प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ मॉडल केस स्टडीज दी जाएंगी जिनका आपने एनालिसिस करना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिचुएशन आपके किस केस से रिलेट कर रही है, जो एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन हमारी किस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, आपने ये समझना होगा, ये डिसीजन करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से। एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है कि अगर कभी हमें प्रैक्टिकली कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े जिससे कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें सबसे पहले बता रहा है, कह रहा है व्हेन फेस्ड विद एन एथिकल कन्फ्लिक्ट, अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े जिससे एथिकल इशू कोई अराइज हो रहा हो, कोई एथिक्स की वायलेशन हो रही हो, क्या करना चाहिए। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड आइडेंटिफाई थ्रेट्स। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट को थ्रेट आइडेंटिफाई करने चाहिए कि इस सिचुएशन में कौन से थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आपने जो लिस्ट पढ़ी होगी उससे आपको अंदाजा होगा कि किसी सिचुएशन में तो एक थ्रेट आइडेंटिफाई होता है, किसी सिचुएशन में 2 थ्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं और किसी सिचुएशन में 3 थ्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम 3 थ्रेट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सिचुएशन में। और टोटल हमारे पास कितने थ्रेड्स हैं? टोटल 5। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड और एडवोकेसी थ्रेड। शाबाश। कह रहा है तो जब भी कोई एथिकल इशू फेस करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करेगा, इवेल्युएट देम। इवेल्युएट का क्या मतलब है? क्या बताना है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, क्योंकि अगर तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर उसको इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर शायद उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है तो हमारे पे लाजिम हो जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ सेफगार्ड कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है उस थ्रेट को कम करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस को कम करने के लिए। एंड शुड अप्लाई सेफगार्ड। और फिर इवैल्यूएट करने के बाद क्या करना है, सेफगार्ड्स को अप्लाई करना है। सेफगार्ड को समटाइम वो एग्जाम क्वेश्चन में कोर्स ऑफ एक्शन भी कह देता है। कहता है सेफगार्ड को अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को अंडरलाइन कीजिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये हमें 2 कंसेप्ट बता रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के जो वर्ड्स हैं हमें 2 कंसेप्ट बता रहे हैं। पहला कंसेप्ट ये कि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई लिस्ट ऑफ सेफगार्ड याद कर लें और हर सिचुएशन में उसी सेफगार्ड को डिस्कस करते जाए। कहता है ऐसे नहीं होगा, बल्कि सेफगार्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब सिचुएशन बदलती है तो सेफगार्ड भी हो सकता है कि बदल जाए। सिचुएशन चेंज होगी तो सेफगार्ड भी चेंज हो जाएंगे। सेफगार्ड जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हमको एक लिस्ट याद कर लें और हर थ्रेट के केस में, हर सिचुएशन में उसी सेफगार्ड को अप्लाई करते रहें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि सेफगार्ड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन चेंज होती है तो सेफगार्ड भी चेंज होते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट जो इन वर्ड से समझने वाला है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन से, वो ये कि जो सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू थ्रेट नहीं है। यानी जब हम सेफगार्ड बताएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे, तो सिचुएशन के लिहाज से, सिचुएशन से लिंक करके हम सेफगार्ड बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी एक सिचुएशन में 2 सेफगार्ड है, किसी एक सिचुएशन में 2 थ्रेट्स हैं, तो हम सेफगार्ड में ये बता रहे हो कि ये वाले 3 सेफगार्ड पहले वाले थ्रेट के हैं, बाद वाले 2 सेफगार्ड दूसरे वाले थ्रेट के हैं।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू थ्रेट्स नहीं होते, सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होते हैं। इसीलिए जब मेंशन किया जाएगा किसी सिचुएशन में कि 2 या 3 थ्रेट हैं, तो सेफ गार्ड सबके इकट्ठे बताए जाएंगे, अलग अलग नहीं बताए जाएंगे कि इस थ्रेड के ये सेफ गार्ड, इस थ्रेड के ये सेफ गार्ड। अलग अलग क्यों नहीं बताए जाएंगे? इसलिए कि सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्रेड नहीं होते। ये बात समझ आई? कहता है इफ ए सिग्निफिकेंट एथिकल कंफ्लिक्ट और थ्रेट कैन नॉट बी रिजॉल्व, अगर कोई सिग्निफिकेंट एथिकल इश्यू हो जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, सेफ गार्ड से भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंसीडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। उस सिचुएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट को विड्रॉ ही करना चाहिए। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? विड्रॉ भी। अगर आप थोड़ा सा सोचे तो एग्जैक्टली यही अप्रोच आप एग्जाम क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? व्हेन फेस्ड इन एन एथिकल कंफ्लिक्ट, अगर एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आ जाए, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड आइडेंटिफाई थ्रेट। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पहले थ्रेट्स लिखे, फिर क्या? इवेल्युएट देम वेदर सिग्निफिकेंट और नॉट, फिर बताए, डिस्कस करे कि थ्रेट सिग्निफिकेंस है कि नहीं। तीसरे नंबर पे एंड शुड अप्लाई सेफ गार्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और सिचुएशन के लिहाज से बताए कि कौन कौन सा सेफ गार्ड यहाँ पे अप्लाई होगा। यानी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम कितनी चीजें डिस्कस करना होती हैं? 3, थ्रेट, सिग्निफिकेंस, सेफ गार्ड। थ्रेट, सिग्निफिकेंस और सेफ गार्ड। थ्रेट और सेफ गार्ड तो तकरीबन हर क्वेश्चन में वो रिक्वायर करता है। सिग्निफिकेंस किसी क्वेश्चन में रिक्वायर करता है और किसी क्वेश्चन में रिक्वायर नहीं करता। तो अगर किसी क्वेश्चन में उसने सिग्निफिकेंस को रिक्वायर किया है, हम सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट लिखेंगे कि जी सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है वो पर्सन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कितना सीनियर है, और इसके अलावा नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो साइज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो क्या है। इन चीजों पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है। लेकिन याद रखें सिग्निफिकेंस कभी वो रिक्वायर करता है, कभी रिक्वायर नहीं करता। तो जब रिक्वायर करेगा तब डिस्कस करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट में सिग्निफिकेंस का वर्ड नहीं है, हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, और थ्रेट और सेफ गार्ड ये तो हर क्वेश्चन में वो पूछता है। तो कुछ अंदाजा हुआ आपको कि प्रैक्टिकली हम एथिकल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करते हैं और एग्जाम में हमने कैसे रिजॉल्व करना है। चलिए अब आइए अपेंडिक्स 1 की तरफ। सिचुएशन की तरफ चलने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आपको पता है हमेशा जैसे ही कोई केस स्टडी वाला चैप्टर आता है तो हम टॉपिक कंसेप्ट्स को समझने के बाद पहले फिर ये सीखते हैं कि एग्जाम में इसकी केस स्टडी आएगी तो किस तरह सॉल्व करना है हमने। तो कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी के बारे में सुन लीजिए, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आया तो वो किस शक्ल का होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका। याद रखिए उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा कि कंपनीज एक्ट चैप्टर 6 लीगल रिक्वायरमेंट्स वाली केस स्टडी का था, कि वो एक सिचुएशन क्वेश्चन बनाता है, उसमें 1, 2 या 3 सिचुएशन जो है वो डिस्कस करता है, बाद उसका 4 या 5 भी करता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो 2-3 सिचुएशन डिस्कस कर रहा होगा। तो एग्जाम में आई कैप कोड ऑफ एथिक्स में जब क्वेश्चन बनाएगा उसी तरह पार्ट A, B, C करके कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेगा। हमने हर सिचुएशन को अलग आंसर करना है। पहली चीज ये, हर सिचुएशन को अलग आंसर करना है। फिर अगर उसने थ्रेट पूछे हैं, थ्रेट तो वो अक्सर पूछता है, थ्रेट को बताएंगे, सेफगार्ड को बताएंगे। अगर सिग्निफिकेंस पूछा है तो डिस्कस करेंगे, वरना सिग्निफिकेंस को डिस्कस नहीं करेंगे। और कोड ऑफ एथिक्स केस स्टडीज को सॉल्व करते एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, बताइए आपको कि लीगल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ पार्टनर्स के लिए होती हैं, लेकिन जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है कोड ऑफ एथिक्स की, ये सारी की सारी टीम के लिए होती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए अब इन सिचुएशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करें। हम इनमें डिस्कशन हर सिचुएशन को पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें थ्रेट क्या राइज होते हैं और सेफगार्ड क्या होने चाहिए। कुछ सिचुएशंस आपको रीडिंग के लिए दी गई थी, उन सिचुएशन में मैं सिर्फ आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको डिस्कस करेंगे, वरना आगे चलेंगे। और जो सिचुएशंस आपको होम असाइनमेंट के तौर पे नहीं दी गई थी उनको भी आज क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1,
होम असाइनमेंट में दी गई थी, सॉरी सिचुएशन नंबर 1 होम असाइनमेंट में सिचुएशन दी गई थी, इसमें कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिए जी, 1 बाय 1। रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय रेलिवेंट मेंबर, यहां पे जो है ना बाय रेलिवेंट मेंबर ये वाला लफ्ज, ये वर्क परफॉर्म्ड जो है इसके साथ है, रिव्यू के साथ नहीं है। यानी वो ये नहीं कह रहा कि रेलिवेंट टीम मेंबर रिव्यू करेगा, वो कह रहा है कि जो रेलिवेंट टीम मेंबर ने वर्क परफॉर्म किया है उसका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करेगा कोई एडिशनल बंदा, अलहदा से बंदा, ठीक है, लेकिन इसके काम का रिव्यू किया जाएगा जो रेलिवेंट टीम है। फर्ज कीजिए हमें पता चला कि ऑडिट के दौरान में किसी टीम मेंबर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, हम पहली ऑप्शन क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि भैया इन शेयर्स को डिस्पोज कर दीजिए। अगर वो डिस्पोज नहीं करता तो दूसरी ऑप्शन क्या होगी, हम उसे रिमूव कर देंगे। अब मुझे ये बताइए उसने शेयर को डिस्पोज करने से पहले या रिमूवल से पहले जो भी काम किया हुआ है, क्या हमें 3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, हमें उस काम को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। दूसरा, हमें उस काम को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तीसरा, हमें ना तो एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए ना एज इट इज रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि रिव्यू करवा लेना चाहिए उसके काम का। अगर उसने इंडिपेंडेंटली काम किया हुआ है तो एक्सेप्ट कर ले, वरना रिजेक्ट कर दे। तो ये क्या थर्ड, इसीलिए उसने तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि उसका वो वाला काम जो उसने पहले किया है डिस्पोजल या रिमूवल से पहले, उसके काम को रिव्यू कर दे, क्योंकि उस वक्त वो इंडिपेंडेंट नहीं था। क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, फॉर्म से रिमूव क्यों करेंगे, नहीं फॉर्म से रिमूव नहीं करेंगे, इतना बड़ा उसका गुनाह नहीं है, उसे सिर्फ एंगेजमेंट से रिमूव कर देंगे, किसी ऐसी दूसरी एंगेजमेंट पे भेज देंगे जिसमें वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि करंट एंगेजमेंट के मुताबिक तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं। सेकंड, 2 में कोई प्रॉब्लम? 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ में कोई प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट, हाँ बिल्कुल। ऑडिट कमेटी असल में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट समझ लें उसको कहते हैं, वरना टेक्निकली फर्क है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट थोड़ा जूनियर पोजीशन पे होता है, ऑडिट कमेटी उससे सीनियर। ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर लेवल के लोग शामिल होते हैं। कहता है कि जी ओवरड्यू फीस है, इनिशियल ऑडिट का केस क्या वो तो समझ आ गया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना अगर उसकी फीस पेंडिंग है। अगर रिकरिंग ऑडिट है तो इसमें हमारी पहली कोशिश ये होगी मैनेजमेंट से, सीएफओ से कहें सर हमारी फी की पेमेंट तो रिलीज कर दें। अगर तो वो फी पे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, अगर वो फी पे नहीं करते तो आपको पता है साइकोलॉजिकली पार्टनर पे प्रेशर होता है कि ऐसा ना मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूं और मेरी फीस जो है वो अभी पे ना करें, अभी पिछले साल की फीस पेंड। कहता है इस सिचुएशन में आप डायरेक्टर के साथ, ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करें कि सर हमारी फीस पेंडिंग है, मैनेजमेंट ने तो हमें वो जो है वो बहाने बना रही है, आप बताइए हमारे साथ पक्की बात कीजिए, एग्री कीजिए, टाइम बताइए कि ओपिनियन चाहे किसी भी किस्म का हम दें, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमारी फीस पे कर देंगे, हमें एक बात बताइए, पक्की बात बताइए। अब यानी मैनेजमेंट से हट के हम हायर लेवल यानी ऑडिट कमेटी डायरेक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर आप हमारे साथ हमें कंफर्म अपनी कमिटमेंट दीजिए, फीस कब पे करेंगे, और वो जो भी डेट हमें दें उसके बाद भी चांस है कि हो सकता है पार्टनर फी कलेक्शन, फी रिकवरी को जहन में रख के क्लाइंट को कोई फेवर दे दे। इसीलिए उसके बाद भी बेहतर है कि आपने जो भी काम किया है ऑडिट उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले, ताकि रिव्यू करने वाला तसल्ली कर ले कि आपने क्लाइंट को अनड्यू फेवर नहीं दी। इसीलिए अगर हमारी फीस पेंडिंग है, 3 चीजें बता रहा है, कह रहे अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया और फीस पेंडिंग है, पहली चीज क्लाइंट से कहें सर फीस क्लियर करें। फीस क्लियर नहीं करते तो क्या करें, ऑडिट कमेटी या डायरेक्टर उनसे कम्युनिकेट करें और उन्हें कहे कि सर हमें कंफर्म बात कीजिए, एग्री कीजिए कि कब पेमेंट करेंगे। और तीसरी चीज अपने वर्क का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें।
ठीक है, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट उस सूरत में लिखना है अगर पिछले साल की फीस क्लाइंट पे नहीं करता। ठीक है, पहली कोशिश तो हमारी यही होगी ना, फी पे हो जाए, नहीं करता तो फिर दूसरा और तीसरा। जी, और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन। जी, ऑडिट कमेटी क्या ये डायरेक्टर्स होते हैं? असल में ऑडिटर डायरेक्टली सारे डायरेक्टर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो ऑडिट कमेटी के थ्रू करता है। ऑडिट कमेटी में भी चंद एक डायरेक्टर्स ही शामिल होते हैं जो समझ लीजिए बाकी के सारे डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑडिट कमेटी से तो हम ये कह रहे हैं कि भैया कंफर्म कमिटमेंट दीजिए कि आप हमें फीस पे कर देंगे। अब एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम अपना काम चेक करवाने के लिए एंगेज कर रहे हैं, रिव्यू करने के लिए एंगेज कर रहे हैं। दोनों स्टेप्स डिफरेंट है। ठीक है, रिव्यू हम इसलिए करवा रहे हैं कि फीस तो अभी भी बहरहाल पेंडिंग है, तो मे भी अभी भी हम क्लाइंट को फेवर दे दें। जी, और भैया अभी मैंने बताया कि इंटरनल, देखिए अगर आप मेरे से टेक्निकल डिफरेंस पूछेंगे, टेक्निकली डिफरेंस तो है, लेकिन आपके सिलेबस की हद तक आपको बता रहा हूं, आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन और ऑडिट कमेटी एक ही चीज समझे, इसको एक ही चीज समझे, वरना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट थोड़ा जूनियर लेवल के लोग होते हैं और ऑडिट कमेटी डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, वो ऊपर पोजीशन पे होते हैं। ठीक जी, देखिए वो नॉर्मली इंटरनल होता है, एक्सटर्नल तो आई कैप करेगा ना। ठीक है, तो अगर कहीं पे उसने सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का वर्ड यूज किया है, ये नहीं बताया कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करवा ले। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फर्म्स कोड ऑफ एथिक्स में करवाती है, नॉर्मली वो फर्म के अंदर ही किसी और पार्टनर या सीनियर बंदे से कहते हैं कि आके हमारा काम चेक कर लीजिए। फर्म से बाहर से किसी को एंगेज करेंगे तो जाहिर है उसे फिर पैसे देने पड़ेंगे, तो उससे बेहतर है फर्म के अंदर ही जो बंदे फारिग बैठे हैं उनसे काम करवा लें। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ होगी, फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम? जी, फिफ्थ में प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर देते हैं। फिफ्थ है एक्सेप्टिंग ए फी लोअर देन प्रीवियस ऑडिटर, कि अगर आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करते हैं, जिसे कहते हैं अंडरकटिंग। जब ये कंसेप्ट डिस्कस हो रहा था थ्रेड्स की एग्जांपल में, तो आपको याद होगा उस वक्त मैंने आपको यह बताया था कि हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करते। ठीक है, उसके इक्वल या उससे ज्यादा फीस चार्ज, लेकिन आपको इसकी एक एक्सेप्शन बताई थी। आज वो एक्सेप्शन डिस्कस करने का टाइम आ गया, उस वक्त एक्सेप्शन डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ ये बताया था एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सुनिए, फर्ज कीजिए पिछले क्लाइंट हमारा एक बैंक है, उसकी पिछले साल 100 ब्रांचेस थी और उसकी फीस थी 10 लाख। इस साल उसकी ब्रांचेस 100 ही हैं, फीस कर दी 8 लाख। क्या अंडरकटिंग है? बिल्कुल है। अच्छा, अगर इस साल ब्रांचेस 80 हो गई, उसने कुछ 20 ब्रांचेस प्रॉफिटेबल नहीं थी, बंद कर दी, 80 हो गई, और हमने फीस 8 लाख कर दी, बताइए क्या अब अंडरकटिंग है? अब अंडरकटिंग नहीं है। वो यही कहते हैं कि आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, जिस वक्त क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाए तब कम फीस चार्ज कर सकते हैं। जब क्वांटम का मतलब क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाए तब कम फीस चार्ज कर सकते हैं, वरना नॉर्मली हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करते। ठीक है, और कहते हैं हाँ एहतियातन आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि सर ये जो हम कम फीस चार्ज कर रहे हैं ना, ये क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम होने की वजह से कर रहे हैं, किसी और रीजन की वजह से नहीं कर रहे हैं। और ये भी इंश्योर करना है कि अगर हम कम फीस चार्ज कर रहे हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो इसके लिए आपको एक तो अपना स्टाफ सारा वही रखना पड़ेगा जो कि एप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल ट्रेनी स्टूडेंट सीए के, वो कोई आई कॉम बी कॉम के स्टूडेंट इंगेज नहीं करना है, और टाइम भी एप्रोप्रिएट देना है। ये ना हो कि अगर फीस कम चार्ज कर रहे हैं तो आप काम भी प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करें। कहता है ऐसे नहीं होगा।
आपने कम फीस चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक केस में, किस केस में? क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क जब रिड्यूस हो जाए। इस सूरत में भी सेफ गार्ड के तौर पे आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है कि सर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हुआ है, इस वजह से हम कम काम करें, क्लाइंट को अवेयर करें कि स्कोप ऑफ वर्क हमारा कम हो गया है। और दूसरा, इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमारा स्टाफ भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हमने टाइम भी अप्रोप्रिएट एलोकेट करना। क्लियर हुई ये बात? तो ये अगर एग्जाम में पूछे कि क्या प्रीडिसेसर राइटर से कम फीस चार्ज की जा सकती है, तो क्या लिखेंगे आप? हाँ, की जा। और उसके बाद फिर स्पेशल पहले लिखेंगे, इससे थ्रेट अराइज होता है। अंडरकटिंग नॉर्मली चार्ज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाए तो चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये दो सेफ गार्ड लिखेंगे। जी कोई क्वेश्चन इस पे, फिफ्थ सिचुएशन पे? देखिए, कंपनी को लॉस हुआ है, इससे क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन रेवेन्यू से भी ज्यादा है। लॉस का मतलब ये नहीं होता कि जी रेवेन्यू बहुत कम हो गया, हो सकता है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हो, तो हम एक्सेप्ट नहीं, हम देखेंगे कि क्या क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क रिड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क रिड्यूस हुआ है तो फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फीस वरना नहीं कर सकते। जी और कोई क्वेश्चन? ठीक है, लॉस, अगर लॉस होने की वजह से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है हमें कि सर फीस कम कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट की, एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं सबसे पहले देखूंगा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट की है तो मैं कहूंगा कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट आपको पता है फीस का कोई इशू डिस्कस नहीं करता। अगर वो कहता है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करे, फिर मैं कहूंगा कि कम फीस चार्ज करना अंडरकटिंग होती है, ये फीस चार्ज नॉर्मली नहीं करनी चाहिए कम फीस। हाँ, अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाए फिर कर सकते हैं, और ये दो सेफगार्ड है। जी नेक्स्ट, सिक्स पे आइए। सिक्स में कोई प्रॉब्लम? सेल्फ, अच्छा फेमिलियरिटी थ्रेट समझ आ गया, क्यों इंटिमिडेशन थ्रेट भी समझ आ गया। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्यों राइज हो रहा है? फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से। देखिए ये नॉर्मली जिन केसेस में 2 या 3 थ्रेट्स होते हैं ना, उनमें पहला थ्रेट सबसे अहम होता है, दूसरा या तीसरा थ्रेट निस्बतन कम सिग्निफिकेंट होता है, वो इनडायरेक्ट तरीके से क्रिएट हो रहा होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उसने 3 थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट के इंटिमिडेशन थ्रेट, ये तो हमें क्लियरली समझा जाते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इसलिए, देखिए अगर हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा है और वो क्लाइंट से सैलरी ले रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो देखिए जरा थोड़ा सा सोचे, वो घूम फिर के सारे सैलरी और बेनिफिट्स हमारे घर में ही आ रहे हैं, तो एक तरह से दूर दराज करके हम भी बेनिफिशियरी उसके बन जाते हैं। इसीलिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है, क्योंकि फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप है ना। हमारे घर का अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट में काम कर रहा है, तो क्या हमें इनडायरेक्टली उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स ड्राइव नहीं हो रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हमारे घर में ही पैसे आ रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है। फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है। जी फेमिलियरिटी थ्रेट, कहीं पे भी जो सिग्निफिकेंस का कंसेप्ट है वो फैक्ट्स पे बेस कर रहा होता है। फैक्ट्स पे, फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में जब वो रिक्वायर करता है ना सिग्निफिकेंस डिस्कस करो, फैक्ट्स आपको बताता है। जैसे अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट की बात करेगा, जैसे इसी एग्जांपल फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो आपसे कहेगा मुझे इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यूएट करके बता, तो आपसे कहेगा ये कि जो टीम मेंबर है उसके स्पाउस या उसका भाई या उसका दोस्त काम कर रहा है, स्पेसिफिकली नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताएगा, फिर पोजीशन बताएगा दोनों की, कि वो बंदा जो रिलेटिव है वो क्लाइंट में डायरेक्टर है या कि कोई एम्प्लॉई है। इससे भी हमें अंदाजा हो जाए, एक तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप से पता चला, भाई जितना क्लोज रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा, भाई जितनी हायर पोजीशन सिग्निफिकेंस उतना ही ज्यादा। तो 1-2 पॉइंट हमें हिंट्स क्वेश्चन में जरूर देगा, जिससे हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट
7 सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पे कुछ सिचुएशन में सेफगार्ड्स को डिस्कस करते हुए ब्रीफ स्टेटमेंट दी गई है ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम में आपने कोशिश करनी है कि इस ब्रीफ स्टेटमेंट, ये जैसे है रिमूव कंसर्न मेंबर, ये 2-3 अल्फाज में कंसेप्ट पॉइंट बताने की बजाय इसे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में डिस्कस करना चाहिए आपको। कंसेप्ट यही होगा, रिमूव कंसर्न टीम मेंबर, लेकिन इसको थोड़ा हम स्टेटमेंट फॉर्म में इंक्लूड करें। जैसे फॉर एग्जांपल, एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर दैट मिस्टर ए, जिसका वो इंटरेस्ट बना रहा होगा, मिस्टर ए इज रिमूव्ड फ्रॉम करंट ऑडिट एंगेजमेंट। अब बात वही है जो 2-3 अल्फाज कह रहे हैं, लेकिन हमने उसे कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ सिचुएशंस में जहां पे 2-3 अल्फाज में वो कंसेप्ट बता देता है, जब हम एग्जाम में ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे हमने कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में आंसर करना होगा, कोशिश करनी होगी कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में आंसर करें। अब अगला इशू, भाई हम कैसे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म बनाएंगे? ठीक है, हमें तो नहीं बनाना आता कंप्लीट, इसको कन्वर्ट करना कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, जानबूझ के मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में बात छोटी करके रखी ताकि कंसेप्ट सिंपल रहे, आसानी से समझ आ जाए। अब जब आप वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके जैसे सॉल्यूशन जब देखेंगे तो साथ ही साथ आपको वहां पे कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में ये स्टेटमेंट, ये कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जहां पे भी जो यहाँ पे ब्रीफ लिखा हुआ है तो इसका कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म देख लेना कि कैसे बना रहा है वो सॉल्यूशन में, एग्जाम में उसी के मुताबिक आंसर करेंगे। ये बात समझ आई? चलिए, 7 में आप कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 डिस्कस कर दें। चलिए, 8 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कहता है फर्म प्रिपेयर्स काउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एश्योरेंस क्लाइंट। मुझे बताइए, काउंटिंग रिकॉर्ड में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह और बाकी चीजें प्रिपेयर करना। अच्छा सुन ले, क्या हम क्लाइंट को बुक कीपिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर सुनिए। कहता है लिस्टेड कंपनी के केस में तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिस्टेड कंपनी के केस में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सेफगार्ड है। लिस्टेड कंपनी की यहाँ पे बात नहीं की हुई क्योंकि हमारे सिलेबस में लिस्टिंग रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लिस्टेड कंपनी के केस में ये बुक कीपिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मना है, नहीं प्रोवाइड कर सकते। अनलिस्टेड कंपनी के केस में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सेफगार्ड होंगे। पहली बात समझ आ गई, लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनने, पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, अभी भी शायद क्वेश्चन बैंक में होगा, वो मुस्तनसर के नाम से, उसमें वो कहता है कि जी एक लिस्टेड कंपनी है, उसने हमें कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दो, क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर देनी चाहिए? ये 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसका असल में आंसर जो है वो 1 वर्ड आंसर यही है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, 1 वर्ड आंसर यही है। लेकिन जब आप जैसे सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें उसने ये सारे सेफगार्ड लिखे हुए हैं। रीजन क्या है? हालांकि लिस्टेड कंपनी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना ये मना है, ये वाली सर्विसेज, ठीक है, उसे असूली तौर पे उस क्वेश्चन में लिस्टेड की बजाय अनलिस्टेड का वर्ड इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, या ये बताता ही ना कि कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड, हम दोनों डिस्कस कर देते। ठीक है, लेकिन शायद उसने ये समझा कि स्टूडेंट को क्या पता कि लिस्टेड कंपनी के लिए मना है, स्टूडेंट के सिलेबस में कौन सी लिस्टिंग रेगुलेशन है। तो ये जब आप सोल्यूशन करेंगे, वो ICAP के अगर बुक से, क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे लिस्टेड एंटिटी का वर्ड आएगा, हम उसको फिर काट के अनलिस्टेड कर देंगे ताकि हमारा कंसेप्ट ठीक रहे कि लिस्टेड कंपनी के केस में तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, अनलिस्टेड के केस में की जा सकती है। अब आगे चलते हैं, अनलिस्टेड के केस में इशू क्या है? पहला कंसेप्ट समझ आ गया, लिस्टेड
नहीं प्रोवाइड कर सकते। अनलिस्टेड डिस्कस करने लगे हम। अनलिस्टेड में कहता है एक होती है रूटीन नेचर की एडवाइस लेना। क्लाइंट हमसे ऑडिट के दौरान में रूटीन नेचर की एडवाइस लेता है, कहता है वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमसे पूछा सर बताइए IAS 2 में कौन सा मेथड अलाउड है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, क्या क्लाइंट को ये बता देना चाहिए? कहते हैं बता दें, ये रूटीन नेचर की एडवाइस है। उसे कहे सर FIFO या वेटेड एवरेज अलाउड है, LIFO जो है अलाउड नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट हमसे ये कहे सर FIFO के मुताबिक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर दीजिए, क्या ये काम करेंगे? ये अब रूटीन नेचर का नहीं रहा, ये तो अब मैनेजमेंट के करने वाला काम हम कर रहे हैं। ये तो मैनेजमेंट के बिहाफ पे अब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना तो मैनेजमेंट का काम है। अगर क्लाइंट हमसे पूछे कि बताइए सर IAS 7 के मुताबिक कैश फ्लो बनाने का फॉर्मेट क्या है, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट हमें बता दीजिए, क्या उन्हें फॉर्मेट बता देंगे? बता, ये रूटीन नेचर की एडवाइस है। लेकिन अगर क्लाइंट हमसे कहे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दीजिए, ये नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे ये भैया आपकी जिम्मेदारी है, ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। लिस्टेड कंपनी है तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, अनलिस्टेड है तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें थ्रेट अराइज होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसके लिए हमें सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेंगे। और सेफगार्ड क्या है? वो कहता है सबसे पहले सर्विस शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एश्योरेंस टीम मेंबर, यानी कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाले लोग अलहदा होंगे और उसके बाद जो ऑडिट करने के लिए आएंगे वो अलहदा होंगे, क्योंकि आप ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वही फर्म, और वही फर्म उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी कर रही है। तो कह रहा है पहला सेफगार्ड तो है कि दोनों सेपरेट हो। भाई किसी ना किसी हद तक तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम हो जाता है। फिर क्या कहता है? मैनेजेरियल डिसीजन शुड नॉट बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। जब आप क्लाइंट के बिहाफ पे अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैनेजेरियल डिसीजंस हमने नहीं करने, मैनेजेरियल डिसीजंस हमने नहीं करने, मैनेजेरियल डिसीजन क्लाइंट करेगा। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम क्लाइंट का अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी जनरल लेजर ट्रायल, क्लाइंट हमें कहता है सर ये 10 लाख की डेप्रिसिएशन की एंट्री है, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। हम उसे जनरल लेजर ट्रायल में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या कोई मैनेजेरियल डिसीजन किया हमने? नहीं किया। लेकिन अगर क्लाइंट ये कहे सर हमारे फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर दीजिए और फिर आप ही रिकॉर्ड कर दीजिए, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला काम है ये मैनेजेरियल डिसीजन है। इसके लिए हमें लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ेगी, वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अगर मैनेजमेंट हमें कहे सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट की अमाउंट है, इसको रिकॉर्ड करें, क्या मैनेजेरियल डिसीजन है? नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट हमसे कहे सर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करें, फिर मैनेजेरियल डिसीजन है इसमें। तो हमने मैनेजेरियल डिसीजन क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं। इन शॉर्ट प्रैक्टिकली क्लाइंट वाउचर्स हमें दे देता बना के, हम उसे उठा के जनरल लेजर ट्रायल में पोस्ट करते रहते हैं। वाउचर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? वाउचर जो सोर्स डाटा होता है, वाउचर वो सोर्स डाटा होता है। आपने अभी शायद नहीं देखा होगा वाउचर कैसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब कभी कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है, पहले वो सोर्स डाटा बनता है, उसे वाउचर कहते हैं। वाउचर पे सारी मैनेजमेंट ने अपनी कैलकुलेशन वगैरह फाइनल अमाउंट्स दी होती हैं, उनको फिर हम उठा के जनरल लेजर ट्रायल। तो सोर्स डाटा किसने प्रिपेयर करना है? क्लाइंट ने। किसने अप्रूव करना है? क्लाइंट ने। अगर हम सोर्स डाटा प्रिपेयर कर रहे होंगे, assumptions हम बना रहे होंगे, तो हम मैनेजेरियल डिसीजन कर रहे हैं। ये फर्क समझ आया मैनेजेरियल डिसीजन का? फिर इसके बाद कह रहा है कि ट्रांजैक्शन में जितनी भी किस्म की चेंज होगी वो क्लाइंट ही अप्रूव करेगा। ठीक है, यानी फर्ज कीजिए हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद क्लाइंट कहता है इसमें कोई एडजस्टिंग एंट्री पास कर दो। हम कहेंगे सर आप एडजस्टिंग एंट्री रिकमेंड कर दें, हम पास कर देते हैं, खुद से हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैनेजेरियल डिसीजन हो जाएगा। ये समझ आई बात? तो बताइए कि क्या हम अपने क्लाइंट्स को काउंटिंग रिकॉर्ड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे? अगर तो लिस्टेड क्लाइंट है तो, अनलिस्टेड है तो, अनलिस्टेड में अगर रूटीन नेचर की एडवाइस है कोई इशू नहीं। अगर वो हमसे वो कहता है कि जी फॉर एग्जांपल हमारी पेरोल शीट प्रिपेयर कर दो, हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स वगैरह बना दो, वो काम जो उसकी जिम्मेदारी है। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दो,
तो ये कौन सा वाला काम हो जाएगा, ये हम इस पर थ्रेट राइज होगा। इसके सेफगार्ड क्या होते हैं फिर? क्या क्लाइंट को बुक कीपिंग, काउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दे सकते हैं? अनलिस्टेड कंपनी के केस में दे सकते हैं। सेफगार्ड क्या होंगे? सेपरेट टीम मेंबर्स होने चाहिए, क्लाइंट के बिहाफ पे मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने, सोर्स डाटा अजम्पशन क्लाइंट अप्रूव करे, अगर किसी किस्म की चेंज करवानी है वो भी क्लाइंट अप्रूव करे। जी सेल्फ रिव्यू थ्रेट ही आएगा, वही लिखा हुआ है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट ही आएगा, बिल्कुल सेल्फ रिव्यू, सही सोच रहे हैं आप। ये सर्विसेज प्रोवाइड करने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट ही राइज होगा। नहीं, सेफगार्ड इसीलिए है कि जब हमारे टीम मेंबर आएंगे, अब देखें टीम हमने सेपरेट कर दी ना, तो किसी ना किसी हद तक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम हो गया। जी बिल्कुल, तो उससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बिल्कुल इसीलिए देखिए वो एक सेफगार्ड कह के खत्म नहीं कर दिया उसने बाकी के भी सेफगार्ड बताए, क्योंकि सिर्फ एक सेफगार्ड से थ्रेट रिड्यूस नहीं होता। जी सेफगार्ड से थ्रेट इलिमिनेट हो सकता है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो कहते हैं अगर ये रिड्यूस हो जाता है अप टू मिनिमम लेवल, ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्ट। लाजमी नहीं कि सेफगार्ड अप्लाई करने से थ्रेट सारे का सारा जीरो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं अगर ये रिड्यूस टू मिनिमम लेवल हो गया तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपकी बात ठीक है कि सेफगार्ड अप्लाई करने के बाद भी फिर भी कुछ ना कुछ तो थ्रेट बाकी रह गई, तो वो लेकिन एक्सेप्टेबल है। जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है ये सजेशन या एडवाइस दे सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे डिसीजन नहीं करना। जैसे फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मेरा रिजल्ट है, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मुझे अब इस अटेम्प्ट में कौन कौन से पेपर उठाने चाहिए। अब मुझे बताइए क्या मुझे उसे सजेशन देनी चाहिए कि डिसीजन करना चाहिए? सजेशन देनी चाहिए। मैं सजेशन उसे दूंगा, लेकिन मैं उसे कह दूंगा भाई मेरे ख्याल में आपका रिजल्ट ये है, पिछला रिजल्ट ये है और आपकी तैयारी इस लेवल पे है, आपको ये फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स जो है सेलेक्ट करने चाहिए। लेकिन फिर मैं उसे कहूंगा कि है ये आपका डिसीजन। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इस चीज से बचने के लिए कि कल को वो 3 पेपर दे, फॉर एग्जाम्पल उनमें पास नहीं हो पाता, तो वो मुझे आगे ना पकड़ दे, सर आपने कहा था 3 पेपर दीजिए, वो तो मेरे लिए बड़े मुश्किल हो गए थे। इसीलिए वो कहते हैं मैनेजरियल डिसीजन हम कभी नहीं करते। मैनेजरियल डिसीजन को मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट सिचुएशन के साथ मिला के, सिचुएशन नंबर 9 के साथ। वो कहता है टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज एज सेकेंडमेंट, यानी लैंडिंग ऑफ स्टाफ। फर्ज कीजिए हम अपने बंदे को क्लाइंट के पास भेजते हैं 3 महीने के लिए, अब वहां पे जाके क्लाइंट के बिहाफ पे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेगा। इसमें थ्रेट अराइज होता है, क्या? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि जब हम उसके बाद उसे टीम का हिस्सा बना के भेजेंगे ऑडिट करने के लिए, तो इसमें हो सकता है कि वो सही तरीके से चेकिंग ना कर सके। इसके सेफगार्ड क्या, सुनिए जरा। सेफगार्ड वो 2 बता रहा है उस वक्त जब हम अपना बंदा भेजेंगे क्लाइंट के पास उसके काम करने के लिए, लैंडिंग ऑफ स्टाफ के वक्त, और 2 सेफगार्ड बता रहा है उस वक्त के जब हम उसे एंगेजमेंट टीम का हिस्सा बना के ऑडिट करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, 2 चीजें। पहली चीज, जब हम उसे क्लाइंट के पास भेज रहे हैं, उसे 2 नसीहतें, 2 सेफगार्ड क्या करेंगे। पहली चीज, हम उसे कहेंगे भाई तुमने क्लाइंट के बिहाफ पे मैनेजेरियल डिसीजंस नहीं करना है। मैनेजेरियल डिसीजन, जैसे हम उसे कहेंगे भाई फर्ज कीजिए अगर तुम्हें परचेज डिपार्टमेंट में काम करवाते हैं तुमसे, तो तुम ऐसा तो करो कि अगर कोई चीज मंगवानी है मार्केट से उसकी कोटेशंस इकट्ठी करो, उनको कंपैरेटिव फॉर्म में सामने रखो और फिर हायर मैनेजमेंट को दे दो कि सर आप डिसीजन करें कि किस सप्लायर से माल मंगवाना है। हमारे वाले मेंबर को यह डिसीजन नहीं करना चाहिए कि किस सप्लायर से माल मंगवाना है, वो बैकग्राउंड सर्च सारी कर लेगा, क्योंकि अगर वो ये डिसाइड करता है कि इस सप्लायर से माल मंगवाना है और बाद में फर्ज कीजिए वो सप्लायर माल महंगा बेचता है, बाद में पता चलता है सामान महंगा था, या वो कोई चीप क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का सामान बेच देता है, तो क्लाइंट तो हमारे
टीम मेंबर को पकड़ेगा या फिर हमें कहेगा कि सर आप लोग ये डिसीजन करते हैं और देखिए आप लोगों ने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ, लगता है आप भी मिले हुए थे सप्लायर के साथ। इसीलिए कभी भी याद रखें, हम लोग मैनेजेरियल डिसीजंस नहीं करते। और ये सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का अपना असूल बना लें कि किसी के बिहाफ पे आपने डिसीजन नहीं करना। इसलिए कि लोगों की साइकी ये होती है, अगर वो डिसीजन सही साबित हो जाए ना तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डिसीजन गलत साबित हो जाए तो क्या सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसलिए हमारा प्रोफेशन हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है, कहने को छोटी सी बात है लेकिन ये असूल है जिंदगी का कि हमने कभी भी किसी के बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेने, वरना वो डिसीजन अगर गलत हो गए सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी। पहली नसीहत हम उसको बेचते हुए क्या कर रहे हैं कि तुमने क्लाइंट के बिहाफ पे मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने। दूसरी नसीहत हम कर रहे हैं क्लाइंट को, भैया ये बंदा हम भेज रहे हैं तुम्हारी सुपरविजन में, ये 3 महीने समझ लो कि इसका हमारे से ताल्लुक नहीं है, ये तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारी सुपरविजन में काम करेगा, इसलिए अगर इसने कोई गलती की काम के दौरान में तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको सुपरवाइज करो, उसको ट्रेन करो, जो भी काम करवाना है और उसके काम की चेकिंग करते रहो। ये 2 सेफगार्ड किस वक्त के लिए हो गए, जब हमने उसको भेजना है क्लाइंट के पास टेम्परेरी स्टाफ सर्विसिंग। अब वो फर्ज कीजिए 3 महीने के बाद वापस आ गया, अब क्या सेफगार्ड है 2, अब ऑडिट करने के लिए जाना है, अब क्या सेफगार्ड है, पहला सेफगार्ड अब इस वक्त के लिए एग्जाम में चारों लिखेंगे, अब पहला सेफगार्ड क्या कि इस बंदे को टीम का हिस्सा ही ना बनाए, ये तो आइडियल सिचुएशन है। और अगर टीम का हिस्सा बनाते हैं, नेक्स्ट सेफगार्ड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है कि जिस काम में, जिस एरिया में से काम लिया गया था उस एरिया का ऑडिट इसको ना दें। अगर इसे परचेजिंग में काम लिया गया था इससे, तो फिर इसे आप सेल्स का एरिया दे दीजिए, इससे एक्सपेंसेस का, फिक्स एसेट्स का एरिया दे दीजिए। यह होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रीस्ट्रक्चर करना। भाई बात को समझ आई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रीस्ट्रक्चर करने वाली बात शायद वो फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप वाली केस में भी थी कि अगर हमारे ट्रेनी स्टूडेंट का भाई जो है वो क्लाइंट में इन्वेंट्री मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर करें। मतलब पहली सिचुएशन तो ऑप्शन तो यह है कि उसे टीम का हिस्सा ना बनाए, अगर टीम का हिस्सा बनाना भी है तो उसे इन्वेंट्री का एरिया ना दे वेरीफाई करने के लिए, कोई और एरिया दे दीजिए। ये सिचुएशन क्लियर हुई? अब मैनेजरियल डिसीजन वाला पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल लिटिगेशन का मतलब होता है केस दोनों के दरमियान में चल रहा है। थ्रेटन लिटिगेशन का मतलब हुआ है अभी केस चल नहीं रहा, क्लाइंट ने सिर्फ धमकी दी है। एक्चुअल और थ्रेटन ये दोनों, ये फर्क है। लेकिन याद रखें हमारे लिए दोनों सिचुएशन में थ्रेट अराइज हो जाता है। अगर थ्रेटन लिटिगेशन हो उस सूरत में भी थ्रेट अराइज हो जाएगा। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अब देखें अगर क्लाइंट ने हमें धमकी दी कि रिमूव कर देगा वो हमें आइंदा से, तो हमें पैसे अपने हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, इस वजह से सेल्फ, हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं भैया ये हमारी फ्यूचर इनकम जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसके लिए हो सकता है क्लाइंट की बात मान लें। तो इसीलिए थ्रेटन लिटिगेशन में इंटिमिडेशन थ्रेट तो राइज हो ही रही है, साथ ही साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो रहा है। जी मैम। लोन स्टाफ क्या होता है? लोन स्टाफ उस बंदे को कहते हैं जो हमने उधार पे दिया हुआ है क्लाइंट को कि वो 2-3 महीने जो भी उसने उससे काम करवाना है वो करवा ले, उस बंदे को कहते हैं लोन स्टाफ। अब आप हैरान हो रहे कि वो तो हमने बताया था पैसे उधार दिए जाते हैं, ये बंदा उधार दिया जाता है, बंदा भी उधार दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज इसी चीज का नाम है जी। नहीं ये कोई रूल नहीं, ये कोई रूल नहीं, ठीक है, ये कोई रूल नहीं जी, रूल है नहीं। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कंफर्म नहीं है कि होगा, किसी सिचुएशन में हो सकता है हो, किसी सिचुएशन में हो सकता है ना हो। आप ऐसा कीजिए सिचुएशन सारी पढ़ लीजिए, क्या हर इंटिमिडेशन थ्रेट के साथ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है?
अगर हर सिचुएशन के साथ आ रहा है तो फिर हम इसको रूल बना लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हर सिचुएशन के साथ आ रहा है, इसलिए ये कोई रूल नहीं है जी। ये 15 सिचुएशन में देखें आ रहा है 15 में। जी चलिए 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी थोड़ा ऊंची बोलिएगा मेरे भाई। अब देखिए क्लाइंट ने हमें धमकी दी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट की धमकी में आके हमने अपना हाथ जरा होला कर दिया हो, हमने सही तरीके से चेकिंग ना की हो? तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से फायदा ये होगा कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाला बंदा के चेक कर लेगा कि हमारा कोई भी टीम मेंबर कहीं क्लाइंट की धमकी में आके उसने कोई प्रोसीजर कम तो नहीं परफॉर्म किए, क्योंकि सीनियर पर्सन हो सकता है फिर भी क्लाइंट की धमकी के बावजूद भी इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन जूनियर टीम मेंबर्स अपने आप को प्रेशराइज फील कर सकते हैं, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए। क्वेश्चन 11 ने आपको रीडिंग के लिए दी गई थी, अभी डिस्कस कर रहा हूं। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन कहता है अगर हम क्लाइंट के बिहाफ पे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना एक तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट, और दूसरा बड़ी बात यह कि एफबीआर के पास जब ये रिटर्न जाएगी, मुझे बताइए क्या एफबीआर एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि वो अपनी रिकैलकुलेशन करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा देखने के लिए कि टैक्स सही कैलकुलेट किया गया कि नहीं? बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि टैक्स रिटर्न अगर हम क्लाइंट के बिहाफ पे फाइल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होगा, क्योंकि एफबीआर इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करता है। तो चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना है तो हमारे प्रिपेयर करने से फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस एफबीआर को, तो क्लाइंट की टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबली हमारे सिलेबस में जितने भी थ्रेट्स, जितनी भी सिचुएशंस हैं, उनमें ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। क्लियर हो गए? 12 इफ क्लाइंट ऑफर्स गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अच्छा, गिफ्ट का मतलब तो समझ में आता है कि क्लाइंट ने गिफ्ट दे दिया हमें, बताइए हॉस्पिटैलिटी या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है? दावत है, बिल्कुल, आओ भाई आपको खाना खिलाएं, तो क्या दावत पे चले जाएंगे क्लाइंट के साथ? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एग्जाम में यही लिखना है, नहीं जाएंगे। क्लाइंट आपसे कहे सर आप लाहौर के बंदे कराची आए हैं, क्यों ना आपको बहरी जहाज की सैर करवाएं, आपने कहा देखा होगा बहरी जहाज, तो क्या बहरी जहाज की सैर करने चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में यही लिखना है, ये है हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट। पीआईए का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, पीआईए वाले कहेंगे सर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगना, आप, हमारी एक फ्लाइट जा रही है दुबई, 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी, तो ऐसा कीजिए कि आपको टूर लगवा देते हैं दुबई का, तो क्या आप दुबई जाके फिर उसी अगली फ्लाइट पे वापस आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी। ये जी इसमें 12,000 में, तो आपने क्या जहाज खरीदने 12,000? ये आपके खर्चे भी तो इतने ही होते हैं। तो याद रखिए ये सारा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये क्लाइंट से एक्सेप्ट नहीं करने, हमने कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करना, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करना है। जो टीम मेंबर एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब है वो बायस्ड हो गया, वो फिर हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा, वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा जी। 12 में कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ आ गई गिफ्ट वाली? आगे चलते हैं। 13 परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट बाय द फर्म और टीम मेंबर। इसको हाईलाइट कीजिए, ये बहुत अहम सिचुएशन है। 13 प्रीवियस भी सिचुएशन थे लेकिन रिसेंटली आईकैप इसको बार बार टेस्ट कर रहा है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? हम कोका कोला कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, क्या मैं कोक की ऑडिट के दौरान में कोक की बोतल खरीद के पी सकता हूं? ये है इशू परचेज ऑफ गुड का, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये वो कहता है कि आप अगर ऑडिट क्लाइंट से कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, इससे थ्रेट अराइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कहता है लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अगर आपने 3 चीजें इंश्योर कर ली तो इसका मतलब है थ्रेट इनसिग्निफिकेंट है, आप खरीद सकते हैं चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली चीज क्या?
हमने इंश्योर करना है कि जो चीज क्लाइंट से खरीद रहे हैं ये क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरी चीज ये इंश्योर करनी है कि क्लाइंट से जो चीज खरीद रहे हैं वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज जो ट्रांजैक्शन है परचेज की ये इमटेरियल है दोनों के लिए, क्लाइंट के लिए भी ऑडिटर के लिए भी। अब मुझे बताइए जब मैंने कोक की बोतल खरीदी, परचेज की, 100 रुपए की बोतल खरीदी, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। पहले क्या ये क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन है? क्या ये दोनों के लिए ऑडिटर और क्लाइंट के लिए इमटेरियल है? तो फिर इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन में कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारा एक क्लाइंट है, उसका प्लाजा एक बड़ा, उस प्लाजा है उसके अंदर 50 ऑफिस हैं और वो हमारी फर्म को ऑफर करता है कि सर आप किराए पे रह रहे हैं, ऐसा कीजिए आप हमारे प्लाजा में एक ऑफिस ले लीजिए, अच्छी जगह पे आपको ऑफिस दे देंगे और आपसे 20 साल तक कोई किराया भी नहीं लेंगे। बताइए क्या इसमें थ्रेट अराइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। 3 चीजें अगर पूरी हो रही हैं तो फिर ये अलाउड हो जाएगी ट्रांजैक्शन, वरना अलाउड नहीं है। पहली चीज क्या ये क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? इसका जवाब है यस, ये ट्रांजैक्शन क्लाइंट के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्लाइंट का काम ही यही है। दूसरी क्या ये मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है? इसका जवाब है नहीं। तीसरी कंडीशन क्या ये दोनों के लिए इमटेरियल है? क्लाइंट के लिए शायद इमटेरियल हो, फर्म के लिए इमटेरियल नहीं है, उसका कोई ऑफिस ही नहीं है। ये बात समझे? अगली एग्जांपल सुने। उसने कहा कि सिमिलर केस थे लेकिन अब की बार अगली अटेम्प्ट में उसने कहा कि क्लाइंट आपसे मार्केट रेट पे रेंट चार्ज करेगा और आपकी फर्म के ऑलरेडी 25 ऑफिसेज हैं पूरी कंट्री में। अब बताइए क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? तो फिर भी हमने लिख दिया परचेज ऑफ गुड्स से अराइज होता है। अब आते हैं सेफगार्ड या सिग्निफिकेंस की तरफ। क्या इस सिचुएशन में अब की बार ये क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? यस। क्या मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन है? यस। क्या ये इमटेरियल है दोनों के लिए? बिल्कुल, क्लाइंट के लिए भी इमटेरियल, हमारे लिए भी इमटेरियल है। हमारे लिए अब कैसे इमटेरियल है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे 25-30 ऑफिसेज हैं, हमें एक ऑफिस से क्या फर्क पड़ेगा? तो इस सूरत में ये अलाउड है। ये फर्क समझ आया? आई कैप ने केस स्टडी में, शायद क्वेश्चन बैंक में भी है, उसने कहा कि आपका एक क्लाइंट है होटल चेन, मुल्क के हर बड़े शहर में उसके होटल, और आपके पार्टनर जब कभी किसी काम की घर से उस शहर में जाते हैं तो उसी क्लाइंट के होटल में स्टे करते हैं। बताइए इसमें कोई इश्यू राइज होता है? बिल्कुल। पहले हम लिखेंगे ये परचेज ऑफ सर्विसेज वाला केस हो गया, गुड्स की बजाय सर्विसेज वाला, इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद कहेंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कोई इशू नहीं, ट्रांजैक्शन की जा सकती है। 3 कंडीशन कौन सी है? पहली, क्लाइंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि है, होटल चेन है, होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने बाकी 2 कंडीशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, तो हमने कहा अगर तो जो पार्टनर स्टे करते हैं वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे स्टे करते हैं और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शंस है, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो फिर तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, स्टे कर सकते हैं। वरना दूसरी सूरत में इन्हें स्टे नहीं करना चाहिए होटल में। कुछ क्लियर हुआ? ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जी मेरे ऑडिट हाँ कैश की फॉर्म में, ये जरूरी है, कहीं लिखा तो नहीं हुआ लेकिन नॉर्मली कैश की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं हम। यहाँ कैश से मुराद चेक भी है, कैश से मुराद चेक भी है, नॉर्मली कैश की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। इमटेरियल या मटेरियल अगर उसने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया हुआ तो आपको पता है हम फिर इफ करके आंसर करते हैं कि इफ मटेरियल तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, इफ इमटेरियल तो फिर हो सकती है। 14, बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन फर्म और टीम मेंबर एंड क्लाइंट और मैनेजमेंट। बिजनेस, अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप को समझ लीजिए। बिजनेस रिलेशनशिप, ये जो ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिटर है, क्लाइंट है। ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है।
बिजनेस रिलेशनशिप क्या है कि ऑडिट फर्म या उसका कोई पार्टनर क्लाइंट या उसके किसी एम्प्लॉय से मिलके कोई साइड बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए दोनों ने अपनी लादा से पार्टनरशिप बनाई है, कोई कंसल्टेंसी फर्म है, तो ये होगा बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। एक क्वेश्चन में उसने डिस्कस किया, उसने कहा क्लाइंट सॉफ्टवेयर बनाता है और आपकी फर्म उस सॉफ्टवेयर की जो आफ्टर सेल सर्विस और ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करती है, और कस्टमर्स को एक दोनों चीजें यानी सॉफ्टवेयर प्लस ट्रेनिंग सर्विसेज सिंगल पैकेज के तौर पे सेल की जा रही है। बताइए क्या ये बिजनेस रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो जो भी जॉइंट वेंचर हैं, जो भी आप इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिजनेस रिलेशनशिप में आएंगे। और बिजनेस रिलेशनशिप में एज यूजुअल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है वो अराइज होता है बिजनेस रिलेशनशिप में, और इंटिमिडेशन थ्रेट भी। वो कह रहा है अगर ये इनसिग्निफिकेंट है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आपको ये ट्रांजैक्शन रिड्यूस कर देनी चाहिए, या जो बंदा इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल फर्म में से जो मैनेजर या पार्टनर इन्वॉल्व है उसको रोटेट कर दिए, दूसरे पार्टनर को ले आए या मैनेजर को ले आए। और अगर रोटेट नहीं कर सकते तो फिर विड्रॉ कर लें। जैसे अगर फर्म की, इंडिविजुअल की नहीं, फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो फिर इंडिविजुअल को रोटेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्रेट तो फर्म की वजह से राइज हो रहा है। फिर विड्रॉल ही वाहिद ऑप्शन बचती है। जी, क्लाइंट से हम रॉ मटेरियल परचेज कर, तो वही परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला रूल लगेगा। हाली पार्टनर भी करता है फिर भी यही रूल लगेगा। उस सूरत में हम कहेंगे कि जी तीन कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ठीक, वरना इस पार्टनर को चेंज कर देंगे। जी हाँ, कोड ऑफ एथिक्स सारे के सारे टीम मेंबर पे लगेगा। फर्म ने भी, अगर याद रखे, फर्म ने भी पार्टनरशिप, फर्म ने भी चीजें परचेज की हैं, उस सूरत में भी थ्रेट राइज होगा। लेकिन उस सूरत में फिर हम टीम मेंबर्स को चेंज करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि फर्म के विड्रॉल की बात करेंगे। नेक्स्ट, जी जी, बिजनेस रिलेशन नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, बिजनेस रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप है। नहीं, वो उनका बिजनेस किस बेसिस पे है? वो पैसों की बेसिस पे है, वो रिश्तेदारी थोड़ी है उनकी आपस में, बिजनेस कर रहे हैं, वो रिश्तेदारी तो नहीं बनी उनकी। जी, इसके बाद 15, 16, 17 ये आपको रीडिंग के लिए दिए थे, इनमें कोई प्रॉब्लम? 50 वाले में इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे अराइज होता है? फॉर्मर मेंबर ऑफ द फर्म जॉइंस क्लाइंट एज डायरेक्टर ऑफिस। ये प्रोविजन सुन लीजिए, असल में बनी किस लिए थे? ये जो 15 वाली सिचुएशन है, फर्म ये ओरिजिनली ये पार्टनर के लिए बनी थी, लेकिन आपको पता है कि जो चीज भी कोड ऑफ एथिक्स में आ जाए वो फिर पूरी टीम पे अप्लाई होती है। नॉर्मली फर्म्स में पार्टनर की एक एज होती है रिटायरमेंट की, जिसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 50, 55, 60, फर्म की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मुझे ये बताइए, अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने 25-30 साल फर्म में काम किया है और फिर एज पार्टनर लेवल पे काम किया है, जब उसकी एज 55 हो गई, उसको रिटायर कर दिया गया, तो आप बताइए क्या इस कैलिबर का बंदा अब घर चला जाएगा, घर जाके सुकून से बैठ जाएगा? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल। बल्कि क्लाइंट जो है वो इस तरह के लोगों को ढूंढ रहा होता है जो एक्सपीरियंस हो। तो नॉर्मली कोई ना कोई क्लाइंट उन्हें अपने कंपनी में एज डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, CFO या किसी और अहम पोजीशन पे उसको हायर कर लेता है, अपॉइंट कर लेता है। अब हमारा पार्टनर फर्म से निकल के गया क्लाइंट में। जरा थोड़ा सा सोचिए, क्लास में अगर फर्ज कीजिए मैं आपको कोई सजा देता, मैं कहता भाई खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ, तो भाई खड़े हो गए, बैठ जाए, मेहरबानी आपकी। अब मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए कि इनके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं, सर ने कहा है, चाहे कोई रीजन नहीं भी है, मुझे नजर, सर ने कहा है तो सर की बात माननी है। अब मुझे बताइए, फर्ज कीजिए सेशन खत्म हो जाता है, कल को ये मुझे इधर उधर कहीं चलते फिरते नजर आते हैं और मैं इन्हें कोई अपना छोटा सा काम कहता हूं, मैं कहता हूं यार ये साथ वाली दुकान से ये चीज पकड़ लाओ, क्या ये मुझे रिफ्यूज कर देंगे? प्रोबेबली नहीं करेंगे, क्योंकि एक इमेज जो बना होता है ना वो बाद में भी कंटिन्यू रहता है, बाद में भी उसी तरह अगर एक पार्टनर जो फर्म में, अब मुझे बताइए
फर्म में वो पार्टनर उन जूनियर के साथ क्या सलूक करता होगा ये आपको पता चलेगा फर्म में जाके, ठीक है। लेकिन एक जूनियर के जहन में जो पार्टनर का इमेज बना हुआ है कि ये बंदा बड़ा सख्त है, इसके सामने जाए तो ये क्लास करता है, और फिर ये इमेज भी होता है कि प्रोफेशनली हमसे कई गुना ज्यादा कॉम्पिटेंट है। क्या जब पार्टनर फर्म को छोड़ के क्लाइंट का हिस्सा बनेगा, अब यहां से जो भी टीम जाएगी डेफिनेटली उसकी जूनियर होगी, क्या वो साइकोलॉजिकली अपने आप को अंडर प्रेशर फील करेंगे जब उसको फेस करेंगे, उसके साथ आर्गुमेंट करेंगे? बिल्कुल। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से उन्होंने कहा इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होता है। वो पार्टनर अपनी प्रीवियस पोजीशन की बेस पे करंटली भी टीम को इंटिमिडेट कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। क्लियर हुई ये बात? मॉडिफाई द ऑडिट प्लान, ये क्या है? अब देखे पार्टनर जो है वो पहले हमारा बंदा था, अब चला गया वो क्लाइंट का वो आपने मुहावरा सुना, घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है। ये हमारे घर का बेदी है, अगर ये लंका ढाना चाहता है ना, यानी फ्रॉड करना चाहता है, तो क्लाइंट में इससे बेहतर बंदा और कोई भी नहीं, क्योंकि इसको पता है कि ऑडिटर किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी चीजों को चेक करते हैं और कौन कौन सी चीजों को चेक नहीं करते। तो ये चूंकि हमारे सारे दाव पेच गुर सारे सीखे हुए हैं इसने, तो ये आइडियल पर्सन होगा जो क्लाइंट पे जाके फ्रॉड कर सकता है। तो अब हमारे पास क्या, अब जाहिर है हमने भी तो अपना कुछ ऑडिट करना है, अपने ऑडिट प्रोसीजर को अनप्रिडिक्टेबल रखना है। तो कैसे रख सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल? हम अपने ऑडिट प्लान को चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, यानी पिछले सालों में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, जो सैंपल सिलेक्शन मेथड हुआ करते थे हमारे, हम उनको चेंज कर देंगे। ये कह रहे हैं मॉडिफाई द ऑडिट प्लान। जी मेरे भाई। जी बिल्कुल आगे। हाँ रिफ्यूज कर सकते, अगर रिमूव नहीं होता सेफ गार्ड से। नहीं अच्छा बात सुन लें, अगर आप इस तरह सोचेंगे ना, कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, तो फिर हर सिचुएशन में हर थ्रेट आ जाएगा। कोई भी सिचुएशन आप मुझे दे दें, मैं कड़ी से कड़ी मिला के हर सिचुएशन में हर थ्रेट, आपने इतना दूर तक नहीं सोचना, ठीक है, इतना दूर तक नहीं सोचना। उस तरह हर सिचुएशन में हर थ्रेट आ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं सोचना। ऑडिट इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना डिटेल में जाना है हमें, ठीक है भाई। जितने थ्रेट लिखे हुए हैं उतने समझ आ गया आपको, बस इससे आगे नहीं सोचना। नेक्स्ट 18 कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये इसके एक दो दफा क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, लेकिन ये टेक्निकल कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसका लफ्जी मतलब है मुफादात का टकराव। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो सिचुएशन में राइज होता है, जरा गौर से सुनिएगा। पहली सिचुएशन, अगर हमारा ऑडिट फर्म का इंटरेस्ट हमारे किसी क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, यानी हमारा फायदा हो क्लाइंट का नुकसान, और क्लाइंट का फायदा हो रहा है तो हमारा नुकसान, यह भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कैफ लेवल पे नहीं पूछता, ये सीफेप लेवल पे पूछता है। कैफ लेवल पे क्या पूछता है? जब हमारे दो क्लाइंट हैं, उन दोनों का आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा कैफ लेवल पे सिचुएशन पूछेगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमारे दो क्लाइंट हो, उन दोनों का इंटरेस्ट आपस में कंफ्लिक्टिंग हो। अब जैसे फर्ज कीजिए, छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब भाई हमारी फैमिली में हमारे चचा और ताया की फॉर एग्जांपल के लिए लड़ाई हो गई। अब बताइए, अगर आप ताया के घर जाएंगे तो चचा क्या समझेंगे? ये मेरे खिलाफ हो गया, हालांकि आप नहीं भी हो, यही सोचेंगे ना। उसी तरह अगर हमारे दो क्लाइंट आपस में उनका कंफ्लिक्ट है, कोई कंपेटिटर है दोनों, एक कोक एक पेप्सी, बताइए क्या एक फर्म साइमल्टेनियसली कोक और पेप्सी दो कंपेटिटर क्लाइंट का ऑडिट कर सकती है? कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट अराइज होता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी का भी थ्रेट अराइज होता है कि एक फर्म समझ सकती है कि आप उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को डिस्क्लोज ना कर दें, ठीक है। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल सुने, अभी आईकैप के क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी में एग्जांपल है दूसरी। एक क्लाइंट, आपके दो क्लाइंट है, दोनों कंपेटिटर नहीं है, आपने बताना है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि नहीं सिचुएशन में। दो क्लाइंट दोनों कंपेटिटर नहीं है, एक क्लाइंट होटल है और दूसरा क्लाइंट जो है वो फूड सप्लाई करता है। एक दिन क्या हुआ, होटल में खाना खाने से कुछ गेस्ट थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब गेस्ट जो थे जिन्होंने खाना खाया था, उन्होंने केस किया होटल पे कंपनसेशन के लिए। होटल ने फिर केस किया उस फूड सप्लायर पे 50 मिलियन का। ये रेंट पे ये केस पेंडिंग है। आप दोनों कंपनीज के ऑडिटर हैं, होटल के भी और फूड सप्लायर के भी।
फूड सप्लायर के ऑडिट के दौरान में आपको पता चला कि उन्होंने 30 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड की। आपने पूछा सर ये प्रोविजन क्यों रिकॉर्ड की? उन्होंने कहा सर जो खाना सप्लाई किया था ना, हमारी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन चूंकि हम इस बिजनेस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, आगे लेके चलना चाहते हैं, तो लॉन्ग रन फ्यूचर को सामने रखते हुए हम 30 मिलियन पे करने को तैयार हैं। अब जब आप होटल का ऑडिट करने के लिए गए तो देखा उन्होंने कोई रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। क्या होटल वालों को चुपके से कह देंगे सर वो दूसरी पार्टी 30 मिलियन पे करने को तैयार है, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लें, ताकि इधर का पेएबल उधर का रिसीवेबल रिकंसाइल हो जाए? हमारे लिए आसानी हो जाए ना। क्या ये कहेंगे इनको? नहीं कहेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। अगर आप एक का फायदा करते हुए उसे इंफॉर्मेशन दे देते तो इससे दूसरे का नुकसान हो, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बताइए इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो जाए, इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हमारे प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? वो कहता है प्रोसीजर ये हो सकता है, सबसे बेहतर प्रोसीजर, दोनों टीम्स को सेपरेट कर दो, दोनों टीम्स को सेपरेट कर दो, और फिर ये जो ऑफिस में इनके दरमियान में एक जगह बड़ा अच्छा वर्ड उसने यूज किया है, दरमियान में चाइनीज वॉल बिल्ड कर दो। अच्छा, चाइनीज वॉल बिल्ड का मतलब क्या है? वो कहता है इनका आपस में इंटरेक्शन खत्म कर दो। चाइनीज वॉल का मतलब इनका आपस में इंटरेक्शन खत्म कर दो, यानी ऑफिस में जिस दिन एक टीम आए उस दिन दूसरी टीम ना आए जब तक ऑडिट चल रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स हम ऑफिस में रख रहे हैं उन्हें लॉक में रखा जाए, हर क्लाइंट की फाइल दूसरी टीम को एक्सेसिबल ना हो। अगर आप आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म में फाइल्स मेंटेन कर रहे हैं, तो फाइल्स को पासवर्ड लगाएं। और फिर वो भाई हंस रहे हैं, कह रहे हैं सर जितनी मर्जी आप कंडीशन लगा लें, फेसबुक तो फिर भी है, व्हाट्सएप तो फिर भी है, कम्युनिकेशन तो फिर भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा फिर एग्रीमेंट लीजिए, रिटर्न फॉर्म में बयान हल्फी ले दोनों टीम के मेंबर से कि जब तक ऑडिट चल रहा है एक दूसरे से इंटरेक्शन मिनिमम रखेंगे, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, मिलेंगे। अब एक स्टूडेंट था, वो आपको पता है हर क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो टीचर से भी 2 हाथ आगे सोच रहा होता। वो कहता है अच्छा सर सारी बात कर दी आपने टीम सेपरेट करने की, अगर फर्ज कीजिए कोक और पेप्सी 2 क्लाइंट है और मियाँ बीवी है, हस्बैंड कोक का ऑडिट कर रहा है, वाइफ पेप्सी का, आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा समझ तो तुम गए हो, क्या करें जी। चलिए 19 एडवर्टीजमेंट के बारे में सुन लें। आपको एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था एक लेक्चर में कि जो कंपेटिटर्स होते हैं एक दूसरे के क्लाइंट घेरने के लिए उनके पास 2 स्ट्रेटजी होती है बड़ी, एक प्राइस वार और दूसरा एडवर्टीजमेंट। प्राइस वार को रोकने के लिए आईकैप की रेगुलेशन मैंने आपको बता दी, वो अंडरकटिंग वाली। एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए भी आईकैप ने कुछ रेगुलेशंस इशू की है। रेगुलेशन जरा समझिएगा। पहली बात, वो आप मुझे बताइए, लोग फर्म कंपनी, आपने शायद दुनिया में हर चीज की एडवर्टीजमेंट होती देखी होगी, लेकिन सीए फर्म्स की एडवर्टीजमेंट ना कभी किसी टीवी पे, ना रेडियो पे, ना अखबार में कभी नहीं देखी सुनी होगी। क्यों भला? उसकी रीजन अब बताने जा रहा हूं आपको क्यों। मुझे बताइए, कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं तो क्यों करती हैं? सेल बढ़ाने के लिए, क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए। आईकैप ने पहली बात शुरू ही यहां से की, उसने कहा एडवर्टीजमेंट के जो क्लाइंट सोलिसिटेशन के लिए, क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए कोई भी सीए फर्म एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, नहीं करेगी। यानी आसान अल्फाज में कोई भी फर्म अपनी मशहूरी नहीं करेगी ताकि क्लाइंट उसके पास आए। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या रह गया? आई क्या कहना है, नहीं, एडवर्टीजमेंट का एक मकसद और भी है। क्या? क्लाइंट सोलिसिटेशन के लिए तो नहीं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन क्लाइंट तक कोई ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी नई फर्म स्टार्ट की है, अखबार में इतना इश्तिहार दे सकते हैं कि हम एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट और टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इतनी बात लिख सकते हैं। इसके बाद आपने ऑफिस चेंज किया, फोन नंबर चेंज किया, नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हुए, कोई नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर गया, कंपोजिशन चेंज हुई, ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे भी इश्तिहार दे सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को देते हुए भी आपने ध्यान रखना है
आपने अपनी सर्विसेज को एग्जैजरेट नहीं करना, दूसरों की सर्विसेज को डिग्रेड नहीं करना। जैसे क्या मैं अखबार में ये इश्तिहार दे सकता हूं कि एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमने इस महीने से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है और हम टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं? एडवर्टीजमेंट बिल्कुल दे सकता, लेकिन क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बाजार से अर्जा नरहों पर ऑडिट दस्तयाब हैं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? या यहाँ पे बेहतरीन किस्म के ऑडिट किए जाते हैं? भाई क्या कहते हैं नहीं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर है। आप अपने आप को एग्जैजरेट और दूसरों को डिग्रेड नहीं कर सकते, बल्कि कहते हैं एग्जैजरेट डिग्रेड करना दूर की बात, आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। जैसे फर्ज कीजिए, वैसे है तो ये बात गलत, 100% गलत, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी दूसरे टीचर से बेहतर पढ़ाता हूं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखिए, अव्वल तो ये बात है ही गलत, और दूसरी बात, फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ठीक भी हो, ICAP कहते हैं नहीं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बराबर हैं। कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नहीं कह सकता कि वो दूसरे से बेहतर काम करता है। हमने अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना, दूसरों को डिग्रेड नहीं करना। आपको एक बात बताता हूं मजे की, एक बंदा उसने हर अटेम्प्ट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल लिया है, एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हर अटेम्प्ट में फेल होता रहा है, लेकिन फिर भी 15-20 सालों में उसने CA क्वालिफाई कर लिया। बताइए, जब क्वालिफाई हो गए, ICAP क्या कहता है, कौन सा बेहतर है? दोनों एक बराबर है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी दोनों ने पूरा की। इसीलिए एडवर्टीजमेंट में याद रखें, हमने किसी एडवर्टीजमेंट ऐसी नहीं करनी कि अपना काम एग्जैजरेट करे, दूसरों को डिग्रेड करे, कंपैरिजन भी नहीं करना। आखिरी बात सुन ले मेरे भाई, आखिरी बात सुन लीजिए आज की, टेस्टिमोनियल या इंडोर्समेंट की भी इजाजत नहीं है। ये टेस्टिमोनियल इंडोर्समेंट क्या होते हैं? फर्ज कीजिए मुझे पता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता, कोड ऑफ एथिक्स मुझे मना करता है, मैं इन भाई को कहता हूं, भाई ऐसा करो, ये 5000 पकड़ो, अपने हॉस्टल में जाओ और वहां पे एक एक बंदे के सामने मेरी तारीफें करते रहो। अब देखिए, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, मैंने इन भाई को कह दिया, क्या इसकी इजाजत है? कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसकी भी इजाजत नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट पता चला। अब देखें, आपको अगर 2 मिनट दें तो आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक केस बता दूं, कंसेप्ट याद रहे आपको। एडवर्टीजमेंट जो होती है ना, इसमें वो कहते हैं अपने आप को आपने ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है, फैक्ट्स, अपने आप को एग्जैजरेट नहीं करना। USA की एक फर्म थी, उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दी, अखबार में एडवर्टीजमेंट, उसने कहा वी आर द लार्जेस्ट फर्म इन दिस स्टेट। अल्फाज क्या थे? वी आर द, और उसके ऑफिस सबसे ज्यादा थे उस स्टेट में, सबसे ज्यादा ऑफिस उसी के थे। उधर के ICAP ने बुला लिया उनको, उन्होंने कहा यह ऐड आपने दी? उन्होंने कहा जी हमने दी है। उन्होंने कहा आपने लिखा है वी आर द लार्जेस्ट फर्म? उन्होंने कहा बिल्कुल हमने यही लिखा है। उन्होंने कहा साबित कीजिए, पहले ये बताइए लार्जेस्ट होता कौन है? उन्होंने कहा जिसके ऑफिस सबसे ज्यादा हो। उधर का ICAP कहने लगा अच्छा, जिसके ऑफिस सबसे ज्यादा वो लार्जेस्ट है, और जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा काम कर रहे हो वो लार्जेस्ट है कि नहीं? वो भी लार्जेस्ट है। अच्छा, जिसके पास क्लाइंट सबसे ज्यादा हो वो लार्जेस्ट है कि नहीं? वो भी अच्छा, जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो वो लार्जेस्ट है कि नहीं? वो भी लार्जेस्ट है। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए क्या आप सारे पैरामीटर्स के मुताबिक लार्जेस्ट है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑफिस की बेस पे लार्जेस्ट है। तो उन्होंने कहा आपको फिर लिखना चाहिए था वी आर लार्जेस्ट फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसेज। आपने ये नहीं लिखा, इसका मतलब ये है आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप हर क्राइटेरिया के मुताबिक लार्जेस्ट हैं, जो कि मिस स्टेटमेंट है, आपने गलत लिखा है। अब आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है, अच्छी खासी पेनल्टी इम्पोज करना पड़े। अब जब उसको हालांकि आप देखें तो इसमें जाहिरी तौर पे कोई बड़ा मसला नजर भी नहीं आता, लेकिन जब एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट पे इतनी बड़ी पेनल्टी बढ़ी तो उसके बाद CA फर्म ने तौबा कर ली। उन्होंने कहा हमारे प्रोफेशन में याद रखें एडवर्टीजमेंट मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतनी है कि CA फर्म्स एडवर्टीजमेंट नहीं करती। वो 6-7 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे एडवर्टीजमेंट का जो असल मकसद होता है वो भी पूरा नहीं होता, क्लाइंट सोलिसिटेशन। तो इसीलिए नॉर्मली CA फर्म्स एडवर्टीजमेंट नहीं करता। अब जी बिल्कुल वो भी मना है। अच्छा सुन लीजिए, आपने आज घर जाके अपेंडिक्स 2 पे आए, देखे
केस स्टडीज होंगी, 6 केस स्टडीज है अपेंडिक्स 2। ये केस स्टडी आपने सॉल्व नहीं करनी, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, सॉल्व नहीं करनी। आपने एक पेज के ऊपर लिखना है केस स्टडी 1, उसके नीचे पार्ट ए, फिर इस केस स्टडी को पढ़ के सिर्फ इतना लिखना ये कौन सी सिचुएशन है, ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाली सिचुएशन है, ये गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वाली सिचुएशन है, क्या ये लोन वाली सिचुएशन, सिर्फ ये लिखना है। कोई थ्रेट नहीं लिखना, कोई सेफगार्ड नहीं लिखना। मकसद सिर्फ ये, मैं ये इवैल्यूएट करना चाहता हूं क्या आप एग्जाम क्वेश्चन पढ़ के उस सिचुएशन पे सही पहुंच जाते हैं जिस सिचुएशन से क्वेश्चन रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिंक सही बना लेते हैं, सही पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब है इसके बाद कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, आपने सिर्फ याद करने वाला काम रह गया और वो आप कर ही लिया करते हैं। असाइनमेंट समझ आ गई क्या करनी है? हमने क्वेश्चन नंबर लिखना है और सिर्फ आगे सिचुएशन लिखनी, थ्रेट और सेफगार्ड रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, कल का जो टेस्ट है वो, चले मैं आपके लिए सिलेबस कम कर देता हूं। कल आपका चैप्टर 6 शामिल है, चैप्टर